नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था जिसमें आयरन नेल डालते थे तो उसका कलर चेंज होता था। क्या रीजन है? जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है कलर चेंज का इस तरह का जिसमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही हो, यानी कि जो वजह है वो क्या है, रिएक्शन है, ठीक। तो आप सबसे पहले वो रिएक्शन लिखोगे, बिना रिएक्शन लिखे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो रिएक्शन लिखेंगे कि क्या है रिएक्शन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और हमने ऐड क्या किया है, आयरन नील, यानी कि Fe प्लस CuSO4, ठीक। तो क्या होगा FeSO4 प्लस Cu। तो इसका कलर कैसा था, ब्लू, क्या हो गया ग्रीन, ठीक है। क्या रीजन है, द रीजन इज कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय आयरन, आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो फॉर्मेशन किसका हुआ, फेरस सल्फेट का, जो कि ग्रीन कलर का है, ठीक है। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस बिकॉज आयरन atoms displace copper atoms from copper sulfate solution and the formation of ferrous sulfate takes place, which is green in color, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्यों हुआ इसका कलर चेंज, क्योंकि आयरन के एटम्स ने कॉपर्स के एटम को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। तो उसका कलर अब क्या फॉर्मेशन हुआ कंपाउंड का, फेरस सल्फेट का, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। सिंपल सी बात है, तो ये लिख देंगे तो ये कलर चेंज। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। कह रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी एग्जांपल दे दो जो एक्टिविटी 10 में ना हो, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का तो बहुत सारी रिएक्शंस है डबल डिस्प्लेसमेंट वाली। एक तो वही है लेड आयोडाइड जो येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो येलो प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन क्या है, पोटेशियम और लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, क्या फॉर्म होगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इसका प्लस इस माइनस के साथ और इसका प्लस इस माइनस के साथ कंपाउंड बनाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये क्या है हमारा येलो PPT, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है, तो ये येलो PPT है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये दे देंगे, क्लियर है। और ये एक्टिविटी 10 में क्या था, बेरियम सल्फेट बनता था जिसमें इसका कलर जो कैसा था, व्हाइट PPT था, ठीक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। कह रहा है वे सब्सटेंस बताओ जो ऑक्सीडाइज हुए और वे बताओ जो रिड्यूस हुए, जिनका रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ इन रिएक्शंस में। तो मैं पहली रिएक्शंस देखता हूं, ये पहली रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास ये क्या है, 4Na सोडियम प्लस ऑक्सीजन और ये फॉर्म होता है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे आप देखोगे सोडियम का क्या हो गया,
सोडियम चेंज हो गया Na2O में, ठीक है। तो सोडियम का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और O का क्या होगा, O का कुछ नहीं होता, ठीक है, O का कुछ नहीं है, ठीक, इसमें हाइड्रोजन थोड़ी ऐड हुआ, इसमें तो सोडियम हुआ है। तो ये है, बस यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कि एक ही सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडाइज हुआ। सो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है हमारा, सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन क्या है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये फॉर्म हुआ कॉपर प्लस वाटर जो कि लिक्विड है। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या फॉर्म हो गया, कॉपर में इसमें से ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीजन चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ये वाले ही होंगे बस जो भी होंगे, ठीक है। वो कुछ नहीं है, कॉपर क्या है, कॉपर तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में कभी भी आंसर नहीं दोगे आप। रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस, ये कुछ नहीं होते, ये बने हैं, ये है जो इनका जो कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं का होगा जो होगा। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है, हाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है हाइड्रोजन। तो रिड्यूस हमारा है कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीडाइज्ड क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। सब कुछ यही होंगे इधर वाले, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं होते, क्लियर है। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन देखो जरा इसको ध्यान से, रिएक्शन को, लेड ऑक्साइड ये चेंज होगी किसमें, लेड में, तो इसका क्या हुआ, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन, ऑक्सीजन चला गया इसमें से। कार्बन जो है किसमें चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो कार्बन ने लेड को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। कह रहा लेड इज गेटिंग रिड्यूज, लेड रिड्यूज हो रहा है, ये तो प्रोडक्ट में है, क्या प्रोडक्ट में से कुछ भी होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कभी नहीं होता। तो ये बात क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। पॉइंट समझ आ रहा है, ये प्रोडक्ट में से निकाल के बता रहा है, कह रहा लेड का कुछ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, इनका नहीं होता, इनका होगा जो होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है, इधर होगा जो होगा। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ये सही है। फिर कह रहा लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, इसका रिडक्शन हो गया, ये भी सही है। तो इसमें से क्या सही है हमारे, सी एंड डी, ठीक है। और सी एंड डी हमारे ठीक हैं, ये कौन से ऑप्शन में है, अच्छा गलत पूछ रहे हैं क्या, कह रहा कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो गलत कौन सी है, ए एंड बी, तो ए एंड बी कौन सी ऑप्शन में है, फर्स्ट में। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगर पूछता करेक्ट कौन कौन से है, तो ऑप्शन फिर वो सही होता जिसमें सी और डी होते। नेक्स्ट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और फेरस जो है वो अलग हो गया। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ कौन सा एग्जांपल है, किस टाइप की रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे सीधे सीधा पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। फिर वही है, उसने एक रिएक्शन दी और हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कह रहा है कि इसको ऐड करेंगे क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन करनी है, तभी तो पता चलेगा। तो रिएक्शन हमारी क्या है, रिएक्शन हमारी है कि हमें ऐड करना है HCl में क्या चीज, आयरन, तो Fe प्लस HCl क्या होगा, तो फेरिक क्लोराइड फॉर्म होगा Fe
Cl3 और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये होगा। ठीक है, अगर इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ से डिस्प्लेस और आयरन क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा। देखिए पता चला है प्लस और प्लस माइनस, ये प्लस है और ये प्लस और माइनस। तो अब देखो क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है, बे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन का क्लोराइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्लोरीन गैस थोड़ी ना निकलेगी, तो ये गलत है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी गलत है, रिएक्शन तो होगी। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो वाटर तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कैसे पता चला हमें, रिएक्शन करा के। ठीक है, तो रिएक्शन ना ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट ही पूछेगा बताओ कि ये रिएक्शन है, कैसे भी आ सकती है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत सारी हैं, सब रिएक्शन पे डिपेंड है पूरी केमिस्ट्री, तो आनी चाहिए सबको। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस, कह रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये बताओ और उनको बैलेंस क्यों करते हैं ये बताओ। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करेंगे, क्योंकि किसी हर एक एटम जिसका यूज हुआ है वो उतने ही एटम रिएक्टेंट में होने चाहिए और उतने ही एटम प्रोडक्ट में। तो ये बात क्या साबित करती है, ये बात साबित करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि जितना मास यानी कि जो तरह के एटम्स आपने लिए हैं रिएक्टेंट में उतने ही टाइप के एटम उतनी तरह के उसी संख्या में किसमें है, प्रोडक्ट में। तो यानी कि ना तो कोई एटम खत्म होता है ना बढ़ता है, यानी कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंसिस्ट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, अच्छा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। किसी भी एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में भी होंगे। So a balanced equation is one in which number of different atoms on both reactant and product side are equal। ये अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं और उनकी जो संख्याएं हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी, ये जरूरी इसलिए है ताकि ये ओबे करती हो किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना, ये कंसिस्ट होना चाहिए, ओबे होना चाहिए इसको। नेक्स्ट इसमें कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम, कह रहा है इनको केमिकल इक्वेशन में बदलो और इन्हें बैलेंस करो। ठीक, तो वन बाय वन हम लेंगे और बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले E, तो ए हमारी क्या है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन और क्या फॉर्म होगा, अमोनिया, NH3। अमोनिया, अमोनियम होता है NH4 प्लस, अमोनियम आयन है और अमोनिया कंपाउंड है। अमोनिया क्या होता है, NH3। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये होगी हमारी, अब इसको बैलेंस करना है। मैं यहाँ पे क्या मान लूं, A, यहाँ पे B और यहाँ C। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है एक नाइट्रोजन है। अब देखते हैं, अब हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बनाओ, इसमें कितने हाइड्रोजन है, दो का गुणा A में कराओ कितना आया, 2A, और यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब इज इक्वल टू यहाँ पे कितनी है 3, तो ये आ गया 3C। नाइट्रोजन देखो यहाँ पे कितनी है 2, तो ये आ गया 2B दैट इज इक्वल टू C। अच्छा मैं क्या करना है मुझे, लेट A इज इक्वल टू 1, A को 1 मान लो। अगर A 1 है 2 इंटू मैं 1 लिख दूं यहाँ, तो C की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। देखो मैं यहाँ 1 लिखूंगा 2 इंटू 1 तो 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 3C, तो C कितना होगा 2/3। तो 2B इज इक्वल टू C, तो C की जगह देखो 2B इज इक्वल टू C और C का वैल्यू कितना आया हमारा 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, B की वैल्यू कितनी आई 1/3, तो B हमारा कितना आ गया 1/3। अब देख रहे हो डिवाइड में 3 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन में हर एक चीज को क्या कर दूं मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी और इसको भी। अब फाइनली देखते हैं यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आया 2 और यहाँ कितना आया 1। तो ए बी सी कुछ इस तरीके से हैं। अब इनमें यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ए का वैल्यू हमारा 3 है, यानी कि 3H2 प्लस बी का वैल्यू कितना है 1, तो डायरेक्ट लिख दो N2 एंड दैट गिव्स C की वैल्यू कितनी है 2, सो 2NH3। तो ये हमारी बैलेंस होगी, क्लियर है। सेकंड क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड
का एयर से यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है H2S, और ऑक्सीजन से रिएक्शन है मतलब क्या है O2, तो क्या फॉर्म हुआ SO2 प्लस H2O। ठीक है, कैसे करोगे, फिर वही है, क्या क्या मानोगे, यहां पे मान लो A B C और D, एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बनाओ 2A इज इक्वल टू 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A इक्वल टू D आ गया। सल्फर के लिए A इज इक्वल टू C, ऑक्सीजन के लिए 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D। देखो ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ एक है तो एक का गुना D में D आ गया, यहाँ दो है, दो का गुना C में 2C आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से A की वैल्यू क्या लेंगे हम 1, A अगर 1 है तो A D के बराबर है तो D भी कितना आया 1, और A C के भी बराबर है तो C भी कितना आया 1। अच्छा अब B की वैल्यू निकालनी है बस, तो यहाँ पे रख दो 2B इक्वल्स टू 2C, C की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, प्लस D कितना है 1, तो 2B इक्वल्स टू हमारा आया 2 प्लस 1 यानी कि 3, और B इक्वल्स टू आया 3/2, तो जो हमारा B है ये आया 3/2, लेकिन अपोन में 2 आ गया ना, तो क्या करेंगे जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 2 2 2 और 3, ये होगी बैलेंस। तो अब A में क्या है हमारा 2H2S प्लस B की वैल्यू 3O2 दैट गिव्स C की वैल्यू 2SO2 प्लस D की वैल्यू 2H2O, ये बैलेंस इक्वेशन होगी। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 होल थराइस, क्या फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे A B C और D, तो अब यहाँ बेरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फर और ऑक्सीजन। अब A इज इक्वल टू C, क्लोरीन के लिए 2A इज इक्वल टू 3D, एल्यूमिनियम के लिए 2B इज इक्वल टू D, सल्फर 3B इज इक्वल टू C, और ऑक्सीजन 12B इज इक्वल टू 4C। अब 4 से कैंसिल हो गया 3 आ जाएगा। अब लेट A इज इक्वल टू 1, A 1 है तो C भी कितना आया 1, अब C 1 है तो B कितना आ गया 1/3। अब D की वैल्यू निकालनी है, अब D की वैल्यू कब निकलेगी, जैसे अब यहाँ पे D है आपका, ठीक है, तो इसमें 2 इंटू B की वैल्यू रख दो, B कितना है 1/3, तो ये कितना आया D हमारा 2/3। अब डिवाइड में 3 आ रहा है तो मल्टीप्लाई किससे कर दें 3 से कर दें, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3, यहाँ पे 3, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 1, और ये आ गया हमारा 2, तो इक्वेशन क्या होगी बैलेंस। तो 3A की वैल्यू 3 है तो कितना आ गया 3BaCl2 प्लस B की वैल्यू 1, सो Al2SO4 होल थराइस, और C की वैल्यू हमारी है 3, सो 3BaSO4 है, BaSO4 प्लस D की वैल्यू 2AlCl3, तो ये हमारी क्या होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट लास्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम का रिएक्शन किससे हुआ
वाटर से, तो पोटेशियम क्या है हमारा के, और इसका रिएक्शन किससे होगा, वाटर से। क्या फॉर्म होगा, मेटल है ना, एक्टिव मेटल है, तो क्या होगा KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या क्या मान लोगे यहाँ पे, A, B, C और D क्या क्या एलिमेंट है, पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, पोटेशियम के लिए बनाओ A इज इक्वल टू C, हाइड्रोजन के लिए 2B इज इक्वल टू C प्लस 2D, ऑक्सीजन के लिए B इज इक्वल टू C। अब A को क्या मानोगे, 1, A C के बराबर है तो C B क्या हुआ 1, C B के बराबर है तो B B क्या हुआ 1। अब D की वैल्यू निकालनी है, इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू भी कितनी है 1 प्लस 2D, 2 और ये 1 इधर आ गया -1, कितना आया 1 इज इक्वल टू 2D, तो D कितना आया 1/2, तो D की वैल्यू आई हमारी 1/2। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया, A की वैल्यू 2 2 2 और 1। अब इक्वेशन लिख दो, A कितना है हमारा 2, तो ये आ गया 2K प्लस B की वैल्यू 2, तो प्लस 2H2O। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, C की वैल्यू कितनी है 2, सो 2KOH प्लस D की वैल्यू कितनी है 1, सो प्लस में H2। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी, और यहां तक की चीजें क्लियर है सबको। ठीक है, बाकी कल करें। अब